दोस्तों सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। अपना प्रोग्राम लेकर हाजिर हूँ। बेसिकली इसमें मैं बात करने वाला हूँ एआई और वर्चुअल करेंसी। कैसी होगी आने वाली दुनिया, किस तरह की हमें तैयारी करनी चाहिए और किन चीज़ों से बचना चाहिए, या फिर क्या अंजाम हो सकते हैं आगे के, और भारत पर इस पर क्या प्रभाव पड़ सकता है और क्यों। ये सारे मुद्दे हमें समझने होंगे क्योंकि निश्चित रूप से ये आर्थिक विषयों से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। मगर आर्थिक विषयों से सिर्फ एक आर्थिक विश्लेषण नहीं है, बल्कि एक ऐसा तूफान जो आ रहा है। 2025 में एंट्री करते ही इसकी शुरुआत तेज हो जाएगी। शुरुआत हो चुकी है, इसकी रफ्तार तेज हो जाएगी। देखिए, अ, व्लादिमीर पुतिन ने अपने जो इकोनॉमिक फोरम को एड्रेस किया है, उसमें जो बातों को रखा है, उसमें यकीनन चौंकाने वाली बहुत सी बातें सामने हैं। उनकी तरफ से एक हरी झंडी दे दी गई है और ये कह दिया गया है कि बिटकॉइन को ख़त्म कर दे। अब शायद इसकी स्थिति बन नहीं पाएगी। दूसरी बात, बिटकॉइन ने क्या किया है, या फिर जो भी डिजिटल करेंसी या इसे क्रिप्टो करेंसी कह रहे हैं, ये क्या कर रही है। एक तरफ तो एआई आ रही है दोस्तों, इस पर मैं पहले ही प्रोग्राम बना चुका हूं कि एआई आने वाले दिनों में आपके रोजगार के मौके कम करती चली जाएगी। दुनिया वर्चुअल इकोनॉमी की तरफ जो है वो बढ़ती चली जाएगी और वर्चुअल ही करेंसी भी होगी। अब सवाल बहुत बड़ा हो जाएगा जब हम ये सोचेंगे कि क्या आने वाले दिनों में बैंक होंगे, और बैंक होंगे तो बैंकों के पास कितना काम बचेगा। ये एक बहुत बड़ा खेल था जो व्लादिमीर पुतिन ने शुरू किया था, और शायद ये जो बिटकॉइन है, ये भी व्लादिमीर पुतिन की शय पर ही इसकी शुरुआत की गई थी। ये कैसे काम करता है? बिटकॉइन है, इसके अलावा बहुत सारे कॉइन्स हैं। इसमें यूएसडीटी यानी डिजिटल यूएस डॉलर, उसको दुनिया में इस वक्त काफ़ी तेज़ी से उसने रफ्तार पकड़ी हुई है। जितने भी ज़्यादातर, हालांकि एक नंबर में भी बैंक में रजिस्टर करते हैं, एक ऐप आप डालते हैं और वो ऐप डालने के बाद उसमें उसकी खरीद फरोख्त करते हैं, जो सरकार मानती है कि ये रिकॉर्ड में आप खरीद फरोख्त कर रहे हैं। निश्चित रूप से आने वाले दिनों में इसको भी थोड़ा टाइट किया जाएगा और ट्रांसपेरेंट बनाने की कोशिश की जाएगी। इसको बैंक से जोड़ने की जो कवायद है, ये आगे चल पाएगी या नहीं चल पाएगी, मुद्दा ये है। मुद्दा ये है कि ज़माना याद करिएगा वो जब बैंक नहीं हुआ करते थे। वो ज़माना याद करिएगा जब हम अपनी अपनी सभ्यताओं में, जब अपनी करेंसी, अपनी मुद्रा को हम गड्ढों में, घड़ों में भरकर गड्ढों में दाब दिया करते थे। उसकी हिफाज़त करने के लिए हमें बड़े इंतज़ाम करने पड़ते थे। कहाँ-कहाँ पैसे छुपाया करते थे, और किस तरह उस ज़माने में भी एक हुंडी कारोबार दोस्तों चला करता था। हुंडी कारोबार के बारे में जो लोग जानते होंगे उन्हें पता होगा कि हुंडी कैसे काम करती थी। एक्चुअली उसमें क्या होता था कि 2 या 3 या 4 शहरों में नेटवर्क होता था। ये नेटवर्क कैसे होता था और कैसे काम करता था, यानी मान लिया हैदराबाद शहर में कोई इंसान रहता है और दिल्ली एक शहर में कोई और इंसान रहता है और देहरादून में कोई और एक इंसान रहता है। मगर इन तीनों लोगों के आपस में गहरे संबंध हैं और इनके पास पूंजी है। इनके पास जो पूंजी है, ये उसके प्रबंधन के लिए क्या करते थे कि अगर किसी को कोई सामान खरीदने, माल खरीदने के लिए जाना है दिल्ली, तो रास्ते बड़े टेढ़े-मेढ़े हुआ करते थे, डाकू घोड़े पे आकर ट्रेनें लूट लिया करते थे। ये बहुत कुछ ऐसी चीज़ें चलती थी जिसे म आप मान सकते हैं कि वो चीज़ें जो है, डकैतियाँ, चोरियाँ, लूट-मार, ये सब कॉमन सी बातें थी। ये कॉमन सी बातें चलती थी तो करेंसी को छुपाना पड़ता था, लुकोना पड़ता था। फिर धीरे-धीरे बैंक आए, बैंकों में अपनी करेंसी को लोगों ने महफूज समझना शुरू किया और इसके साथ जुड़ते चले गए। अलबत्ता इस करेंसी को गाँव और शहर में तो उसी तरह काम कर रही थी, मगर अ, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर इसका बड़ा इस्तेमाल बैंकों का किया गया कि एक बैंक है जो हमारी करेंसी को लंदन में ले रहा है और हम लंदन की करेंसी को जो है वो भारत में ले रहे हैं, और दोनों देशों के बीच में व्यापार हो रहा है, तो कैसे उसका आदान-प्रदान होता होगा या होता है, उसे थोड़ा-सा इस मामले में आप समझ लेते हैं, क्योंकि बीच में गारंटर आता था। ये हुंडी जो होती थी, इस हुंडी में एक पर्ची लिखकर दे दी जाती थी।
एक कागज़ लिया जाता था, उस कागज़ पे या नोट पर कोई नंबर लिख दिया जाता था, एक पर्ची लिख दी जाती थी और इसको लेकर जो व्यापारी है वो एक दूसरे शहर में चला जाता था और वो फला नाम लाला खेमचंद के यहाँ चला गया और खेमचंद जी ने जो है वो पर्ची देखी। उसे पता था कि जो मेरा देहरादून का दोस्त है लाला रामचंद जो है वो उसने जो नंबर लिखा होगा उसका मतलब क्या होगा। अब ये पर्ची उस पे क्योंकि टेलीफोन नहीं थे, तार नहीं थे मगर कोड थे, तो उन कोड के हिसाब से वो जितने पैसे देहरादून में जमा करके जाता था उतने पैसे दिल्ली में प्राप्त कर लेता था। यानी अब कभी ये देरी ना वक्त में साल में 6 महीने में कहीं एक बार ये अपने पैसों का ट्रांजैक्शन करते थे, मगर ये अलग अलग शहरों में बैठे हुए दो लोग एक हुंडी के व्यापार को इस तरह करते थे कि जो प्रॉफिट है उसी को ही ले जाना और लाना है। यानी देहरादून वाले ने जो कुछ प्रॉफिट कमाया है पैसे देने पर, देहरादून वाले ने उस पैसे को पहुंचाना है दिल्ली। तो ये 1 महीने में, 2 महीने में, 4 महीने में कभी अपना उसका एक हिसाब करते थे। उसे क्योंकि भारी पूंजी पर भी एक छोटी सी रकम ली जाती थी, उस छोटी रकम को मुनाफे के तौर पर एक शहर से दूसरे शहर पहुंचाना आसान होता था और बड़ी रकम उन्हीं शहरों के अंदर रहती थी जो वो अपने हिसाब से उसे महफूज रखते थे। दिल्ली के इंसान ने जिस तरीके से अपने पैसे उसको दे दिए, पैसे ले जाके उसने इस्तेमाल कर लिए, मगर जब दिल्ली के किसी व्यापारी को देहरादून में कोई काम होता था तो उतने पैसों की वो हुंडी वहां से कुछ करता था तो हुंडी के देहरादून वाला उसको पैसे दे देता था। तो इधर भी जो है वो देहरादून वाले के पैसे चले गए और आपस में एक दूसरे ने हिसाब किताब जब बैठे तो कर लिया कि किसके पैसे, कितने हुंडिया, कितने कैश की, कितनी उसने जमा की। यानी पैसे उन्हीं शहरों के अंदर रहते थे और सिर्फ प्रॉफिट का आदान प्रदान होता था। यानी वो एक छोटी रकम होती थी प्रॉफिट के तौर पर, वो आसान थी बजाय बड़ी रकम को कैरी करने के। उसी तरह ये जो आप डिजिटल करेंसी नाम की चीज़, बिटकॉइन, फ्ला कॉइन या अपना एक कॉइन आप बना लीजिए, उस कॉइन का एक नेटवर्क बना लीजिए, उस नेटवर्क पर आप जो है तय कर लीजिए कि मेरा एक बंदा दुबई में बैठा है, दूसरा मेरा रूस में बैठा है, तीसरा मेरा अमेरिका में बैठा है और चौथा मेरा चाइना में बैठा है और उनके साथ आपने एक कॉइन बनाकर डील करना शुरू कर दी। चाइना वाले के अपने पैसे होंगे, अमेरिका वाले के अपने पैसे होंगे और दिल्ली वाले के अपने पैसे होंगे। तो ये पैसे सबके अपने होंगे। उसी हुंडी की तरह ये लोग जो है, एक ने बिटकॉइन आपने दिया, उसको स्कैन करके दूसरे के फ़ोन में दे दिया, दूसरे के जब दुबई वाले ने इस फ़ोन में स्कैन किया तो वहाँ पर उसी हिसाब से उसने उसको पेमेंट कर दिया और पेमेंट करने के बाद जो प्रॉफिट एंड सेल उनका आपस में होना था करेंसी के, ये अभी बहुत सारे एंगल से मैं मोटा-मोटा आपको समझा रहा हूँ, बारीक में जाएँगे तो फिर बहुत सारी चीज़ें वो निकलती चली आती हैं इसमें। ये जो खेल चलता था, ये इसी तरह से चलता था दोस्तों। अब इसी तरह से नई दुनिया फिर उसी तरीके से आ रही है। फ़र्क इतना है कि अब नोट का टुकड़ा नहीं होगा, अब कागज़ पे लिखी हुई एक चिट नहीं होगी, दिया गया एक नंबर नहीं होगा, कोड नहीं होगा, बल्कि एक कॉइन होगा, जो वर्चुअल होगा, जो आपके फ़ोन में होगा, दूसरे के फ़ोन में होगा, कंप्यूटर में होगा। असल में वो कहीं होगा नहीं, मगर एक आभास होगा, अब दिखेगा जैसे अब हम एक दूसरे को टीवी पर देख रहे हैं या यूट्यूब पर देख रहे हैं, उसी तरीके का ये एक सिस्टम जो है वो पैदा हो गया है। इसे इस तूफान को रोकने का मतलब होगा कि आने वाले दिनों के अंदर जो है, जो लोग भारत में कम से कम आदिवासी हैं, गरीब हैं, पिछड़े जाति के लोग हैं, दलित हैं, ऐसे ब्राह्मण भी बहुत सारी, मतलब हर जाति में से गरीब गुरबा वो लोग हैं जो एजुकेशन से काफ़ी दूर हैं, अभी हाईटेक हुए नहीं हैं और अभी वो स्मार्टफ़ोन के फीचर्स को नहीं जानते, अभी वो वर्चुअल करेंसी के लेन-देन को नहीं जानते, क्योंकि आने वाले दिनों में जिस तरीके से डेमोंस्ट्रेट किया है, रूबल को डिजिटल बना दिया है, जिसमें मैं आपको डाटा बताता हूँ कि कितना डाटा जो है किस तरीके का एक टेस्ट जो है डिजिटल रूबल का व्लादिमीर पुतिन ने शुरू किया है। दोस्तों, रशिया ने जो डिजिटल रूबल शुरू किया है उसमें 9,000 से अधिक नागरिकों को ये सेवाएं पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर दी गई है और 12,000 कंपनियों ने इस ट्रांजैक्शन को एक्सेप्ट करने या इसमें बिजनेस करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन करके क्लियरेंस दे दी है कि हम इस पायलट प्रोजेक्ट को इसी रूबल में, जो डिजिटल रूबल है, इसी रूबल में हम काम करेंगे। तो जिस तरीके से डॉलर जो है वो भी डिजिटल हो चुका है, मगर उसको उतनी
लीगैलिटी हासिल नहीं है जिस तरीके से रूबल को कर दिया गया है टेस्ट पायलट के तौर पे कि आप जो डिजिटल रूबल है, जो बिटकॉइन जैसा है, उसी रूबल को वो अपने लेंगे और उसी से व्यापार करेंगे। इसका मतलब है कि व्यापार शुरू हो गया, प्रोजेक्ट लग गया है। जितनी इसमें डिफ़िकल्टीज़ आएँगी, दिक्कतें आएँगी, उसको रिज़ॉल्व किया जाएगा और इसको लागू कर दिया जाएगा। तो आने वाले जो दिन हैं, वो इस तरफ बढ़ रहे हैं कि जब नोट नहीं होगा, करेंसी नहीं होगी, आपके हाथ में कुछ नहीं होगा, एक वर्चुअल दुनिया होगी, वर्चुअल चीज़ें खरीद रहे होंगे, वर्चुअल पेमेंट कर रहे होंगे और यहाँ बहुत सारी चीज़ों को आप समझते हैं कि ये उसी तरह का मामला होगा कि अब आप अपने आप में खुद एक बैंक होंगे। आपके फ़ोन में से कोई ज़बरदस्ती उस पैसे को चुराना नहीं है। अब डकैत डाकू मंगल सिंह को चंबल से घोड़े दौड़ाकर आपसे छीनने नहीं आ सकते। तो आप जैसा बैंक में अपना माल महफूज़ रखते थे और वो आपके पास सेफ रहता था, इसी तरह बैंक के रिकॉर्ड से बाहर आप अपने कॉइन्स को, अपने रुपए को, अपने रूबल को, अपने डॉलर्स को जो है एक दूसरे से फ़ोन में स्कैन करके रख लेंगे और अपनी पेन ड्राइव में अपने घर में भी रख सकते हैं और आप किसी सर्वर में भी सेव कर सकते हैं। तो ये आधुनिक दुनिया जो आगे चलने वाली है, इसमें ये जो बैंकों की ज़रूरत है लेन-देन की, ये ख़त्म हो जाएगी। मेरे पास जो डिजिटल रूबल या रुपया, जब हमारा भारत का रुपया भी पायलट प्रोजेक्ट पे लगेगा, तो हम उसी रुपए का जो है अपने फ़ोनों से लेन-देन करेंगे। हमारा फ़ोन ही, हमारा अकाउंट ही हमारा बैंक होगा और इसको ज़रूरी नहीं होगा कि फिर आप बैंक में जाएँ। तो इसके लिए बैंक में मजबूरी में भेजने की शुरुआती तौर पर कोशिश की जाएगी, मगर फिर जब डिजिटल ही सब कुछ कर चलने लगेगा, तो वो खतरा सामने आ रहा है जो मैंने हुंडी का आपको बताया है। हर चीज़ का एक रास्ता, एक तोड़ निकाल लिया जाता है और फिर चंद लोग अपने बैंक बना लेंगे और चंद लोग मिलकर इसकी माइनिंग करेंगे, यानी इसको जमा करेंगे और अपने पास इनके जो कुछ मटेरियल होगा उसका लेन-देन बैंकों के बाहर करेंगे, मशीनरी के बाहर सिस्टम से करेंगे। यानी हर आदमी अपने आप में एक बैंक होगा। अब बैंकों की ज़रूरत कितनी रह जाएगी, इस पर थोड़ी-सी बात करते हैं। अगर हम बैंकों के निज़ाम के बचे रहने की बात करते हैं, तो फिर ये बैंक जो हैं वो एक साहू की तरह काम करेंगे, यानी एक सिर्फ़ ब्याज देने, ब्याज लेने, ब्याज पे आपको पैसे देने, लोन देना, लोन लेना, ये इस काम के लिए ज़रूर बैंक रह सकते हैं। वो भी कितने दिन सस्टेंड करेंगे ये देखना पड़ेगा, क्योंकि पुराने ज़माने में जो साहू यानी साहूकार जो होता था, वो अपने पैसे बिना बैंक के लोगों को देता था, अपने बही खाते में रखता था और उसके एक सिस्टम होता था। आने वाले दिनों में शायद कुछ इस तरह के डिजिटल भी दुनिया में कुछ चीज़ें बनेंगी कि वो जो आपको कर्ज़ा देगा अपने ही फ़ोन में से, अपने ही बैंक में से, जो उसका अपना निजी बैंक है, उसके भी निज़ाम बहुत सारे सामने आ जाएँगे। तो कुल मिलाकर जो हाई-टेक दुनिया होने जा रही है और वर्चुअल वर्ल्ड जो आगे आज सामने आने वाला है, भारत उसकी तैयारी क्या कर रहा है? क्या तैयारी हो चुकी है? क्या हमारी तैयारी सिर्फ़ हम जो टेक्निकल चीज़ों को अपना रहे हैं या टेक्निकल रिसर्च कर रहे हैं, उतना ही काफ़ी है? क्या ये भारत की तकरीबन 40% आबादी टेक्निकली उतनी एडवांस है या हो जाएगी तुरंत कि वो इस तरह के व्यापार करने के लिए तैयार है? और क्या जो एआई के खतरे हो रहे हैं, उससे जो बेरोज़गारियाँ बढ़ेंगी, उसमें हम रोज़गार देने की या रोज़गार सृजन करने की तरफ दिशा में कोई ठोस कदम उठा रहे हैं? क्योंकि जो वर्चुअल वर्ल्ड है, ये उद्योग जो है वर्चुअल दुनिया का, ये बढ़ता चला जाएगा। मैं जो बता रहा हूँ, हो सकता है ये आज आपको एक परी कथा लगे। ये परी कथा नहीं है, ये आने वाली दुनिया की हकीकत है। इस हकीकत के लिए सरकार और पब्लिक, पत्रकार, बुद्धिजीवी, इन्फ्लुएंसर, सबके काम करने की ज़रूरत है, जो मुझे कहीं नज़र नहीं आ रहा। बल्कि भारत में मैं देख रहा हूँ कि नए-नए तरीके, नए-नए हरबे अपनाए जा रहे हैं। किस तरीके से दंगे भड़काए जाएँ, किस तरीके से लोगों को डिवाइड किया जाए, किस तरीके से बाउंड्रियाँ बनाई जाएँ, किस तरीके से लोगों पर दबाव बनाया जाए, दमन किया जाए। यानी बजाय उत्थान के दमन की तरफ अगर आप बढ़ रहे हैं, तो आप एक बहुत बड़े खतरे की तरफ बढ़ रहे हैं, जिससे निपट पाना आपके बस से निकल जाएगा। मैं कई बार अपने प्रोग्रामों में लगातार ये चेतावनी जारी कर रहा हूँ। ये बात कोई भी वेल कनेक्टेड इंसान जानता है। पश्चिमी दुनिया की उपनिवेशिक ताकतों की जो हरकतें हैं, वो दुनिया की सरकारों को डीस्टेबलाइज़ करके, अगर उनकी बात या तो कोई मानेगा दोबारा से,
उपनिवेश बन जाएगा, वर्चुअल बन जाएगा, या एक जबरन सत्ता पर बैठकर डिक्टेटरशिप करके उनकी हुक्मरानी उनकी तामील करेगा आदेश की, या फिर उसकी सत्ता से उसे बाहर फेंक दिया जाएगा। ये पूरी दुनिया में इस वक्त नज़र डाल के देखिएगा कवायद चल रही है, और ये बहुत ज़ोरों शोरों से इसको बहुत लंबे से प्लान किया गया है, और ये एग्जीक्यूट होगी, हो रही है। अलबत्ता इस वक्त मेरे ख्याल से हमारा जो टॉपिक है वो अलग है, एआई और वर्चुअल करेंसी, तो इसलिए मैं उसी पे रहता हूं, क्योंकि फिर हम जियो पॉलिटिक्स में जाते हैं तो फिर दूसरी चीज़ें आकर खड़ी हो जाती हैं। मगर ये अलर्ट जारी करना इसलिए मैं ज़रूरी समझता हूं कि याद रहे कि हमने कोई इसका दस्तावेजीकरण किया था, यानी बात कही थी जो मौजूद है। जो आने वाली दुनिया है उसमें मैं दुनिया भर के देशों में जो कुछ देख रहा हूँ, वो सिचुएशन बिल्कुल अलग है। वो किस तरह से अपनी जनता, अपनी लोगों के बीच में, अपनी इंडस्ट्री, उद्योग और उद्योगपतियों के बीच में किस तरह का समन्वय बनाने की और पावर को डिवाइड करके हर आदमी को जो है वो अपने आप में एक शक्ति बनाने की जो कवायद चल रही है इस वक़्त, और जो निज़ाम टूटने वाला है, वो जो 500 साल से, यानी 500 साल से उसकी प्लानिंग शुरू की गई थी, 300 साल से वो अपने राज की दखलंदाजी कर चुका था, और इस वक़्त वो उरूज पर जा चुका था जहाँ से उसे नीचे जाना है। यहाँ ये उस निज़ाम की मैं बात कर रहा हूँ जो टूट कर बिखर जाएगा। दोबारा से फिर एक वर्चुअल हुंडी सिस्टम शुरू होने वाला है, वर्चुअल बैंकिंग सिस्टम शुरू होने वाला है। करेंसी और बॉर्डर्स, ये डिजिटलाइजेशन इतना ज़्यादा हो जाएगा, कहाँ बंटवारे जैसी कोई चीज़, टुकड़ों जैसी कोई चीज़ की बात सोची जा सकती है। ये सब मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ख़त्म हो जाएगी। इंटरनेशनली हर इंसान की एक ओरिजिनल आइडेंटिटी होगी, और जिसकी आइडेंटिटी ओरिजिनल इंटरनेशनली हर सर्वर में, हर गेटवे पर, हर एयरपोर्ट पर, हर मशीन में मौजूद नहीं होगी, तो शायद वो ट्रैवल भी नहीं कर पाएगा, वो अपनी लोकेशन को छोड़ भी नहीं पाएगा। क्योंकि आने वाले दिनों में सड़क पे चलते वक्त भी आपको एक कीमत अदा करनी पड़ेगी, और कीमत के नाम पर आप एक चिप के साथ ट्रैवल कर रहे होंगे, और आप कहाँ क्यों जा रहे हैं, जब तक आप एक हाईटेक इंसान नहीं है तो आपको बड़ी तकलीफों का सामना करना पड़ेगा। आने वाले व्यापार में 90% हिस्सेदारी जो है वो एआई अडॉप्ट कर लेगी। आपके बैंकिंग जो आपके जो ये जो एआई है ना दोस्तों, ये ऐसा एआई के सबके पास उसका डाटा अवेलेबल हो जाएगा या कुछ हो जाएगा, नहीं, इसके सब क्रैक कर लिए जाएंगे। सबकी पर्सनल एआई भी होंगी, और वो पर्सनल एआई भी लोगों की ज़रूरतों को ख़त्म कर देगी। आपके अकाउंट मेंटेन करेगी, आपके खाते सही बना देगी, आपकी ग्राफिक बना देगी, आपको व्यापार करने के सुझाव देगी, आपको पर्सनल सेक्रेटरी की तरह एडवाइस करेगी, आपको उठाएगी, आपकी मीटिंग याद दिलाएगी। जब आप मीटिंग में कुछ कहना चाह रहे होंगे तो आपकी भाषा बोलकर आपका फ़ोन अब उनको बता देगा एक बेहतरीन प्रेजेंटेशन की तरह कि आपको क्या बेटर आप अपने प्रोडक्ट के बारे में देने वाले हैं, बताने वाले हैं। यानी लोगों की ज़रूरतें जो है वो ह्यूमन मैन पावर की ज़रूरत कम होती चली जाएगी। हाईटेक इंटेलेक्चुअल्स, हाईली क्वालिफाइड लोगों की जो एक पकड़ है वो धीरे धीरे इस पूरे सिस्टम पर आगे बढ़ती चली जाएगी। थोड़ी औसत बुद्धि और मंद बुद्धि और मूर्खों का जीना मुहाल होगा। ये सिर्फ दान पर जो है जिंदा रहने की स्थिति में आ जाएंगे, बैकवर्ड हो जाएंगे, स्थितियां खराब हो जाएंगी। कोई क्रांति, कोई आंदोलन, कोई कत्लो गारत, कोई नस्ली सफाया इस निज़ाम को नहीं रोक पाएगा, और इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता अब नहीं बचा है। सवाल ये है कि जो मैं अभी बात आपसे कर रहा हूँ, वो ये मैं देख रहा हूँ कि भारत को में इस तरह की कोई तैयारी मुझे नज़र नहीं आ रही। डिजिटल रुपया बना लिया गया है, टेस्ट चल रहा है, वो सारी बातें ठीक है, मगर अभी तक हम भारत में जो हमने बैंकों के साथ यूपीआई जोड़ा है, उससे जिस तरह की चोरी, डकैतियाँ, लूटमार और रोज फ्रॉड हो रहे हैं, इसको क्रैक करने की अभी तक हमारे पास सलाहियत और इन्फोर्समेंट जो है मौजूद नहीं है। हमारे पास सिस्टम मौजूद नहीं है। हमारे आप में से अगर मैं कुछ झूठ बोल रहा हूँ तो कमेंट करके बताइएगा कि अगर आज साइबर सेल में आप मुकदमा करने जाते हैं, लिखने जाते हैं, तो कितने लोग हैं ऐसे जिनके पैसे वापस आ गए होंगे, कितने वो लोग हैं जिन्हें साइबर फ्रॉड के ज़रिए सिक्योरिटी प्राप्त हुई है, वो ज़रा बताएं कमेंट करके। मतलब
हालांकि अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं तो अपने साथ हुए एक फ्रॉड को बिल्कुल सामने सबूत के तौर पर रख दूंगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ। तो कुल मिलाकर बड़ी सीधी सी बात यह है दोस्तों कि अभी तक हमारे पास तो एनक्रिप्शन सिस्टम, हाईटेक सर्वर सिस्टम और हमारे अपने सर्वर के बजाय हमारी तमाम कंपनियां अमेरिकी या विदेशी सर्वर का इस्तेमाल करके आज भी अपनी स्पीड, अपनी एनवायरनमेंट, अपने बिजनेस को डेवलप करने की कोशिश कर रही हैं। ऐसी सूरत में हम कितनी तरक्की करने वाले हैं? क्या हम सचमुच तरक्की कर रहे हैं या फिर हम सचमुच पत्थरों की दौड़ की तरफ दौड़ रहे हैं? ये एक बहुत बारीक मसला है। आप में से कुछ बुद्धिजीवी समझें तो लोगों तक जरूर समझाएं। कॉमन मैन को ये परी कथा लगेगी। आने वाले दिन या उनकी नस्ल या उनके एजुकेशन सिस्टम में पढ़ते हुए बच्चे अगली नस्ल में भी अपने आप को असहाय महसूस करेंगे। ये सिचुएशन बड़ी क्रिटिकल होने वाली है, क्योंकि सिर्फ ये कहना कि जब कुछ आएगा तो सीख लिया जाएगा, इतने से काम नहीं चलेगा। इसी में आपको व्यापार, कारोबार, मजदूरी, लेबर करना होगा, जिसके लिए आपकी पूरी तैयारी 5-10 साल की चाहिए होगी। आपके अगर स्कूलों के सिलेबस में, आपके टीचर्स की ट्रेनिंग में, अगर आपके सिस्टम की ट्रेनिंग में ये आज से शुरू होकर अगले 3-4 सालों के अंदर इसको पूरी तरह से इस पर युद्ध स्तर पर काम न किया गया तो भारत बहुत पछड़ जाएगा। इस वीडियो को एक दस्तावेज की तरह सेव रखना। पसंद आया हो तो कमेंट करना, बुरा लगा हो तो जो मर्जी आए वो करना। इजाजत दें। खुदा हाफिज।